तो बच्चों, आज मैं कथन की शैलियाँ जिस पर लगातार आप लोग की मांग आ रही है कि वीडियो बनाऊं, लेकर उपस्थित हूँ। भाषा जो है वो हमारी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है और भाषा को हम किस तरह से प्रयोग करते हैं वो परिस्थिति और विषय वस्तु पर निर्भर करता है। यहाँ जब हम कथन की शैली कह रहे हैं तो भाषा प्रयोग के ढंग से ही हमारा तात्पर्य है और कोई भी व्यक्ति अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कौन सा तरीका, कौन सा ढंग या कौन सी शैली अपनाता है, वही उस मनुष्य की पहचान बन जाती है। एक शब्द आता है प्रयुक्ति और इस पे प्रश्न भी आता है। प्रयुक्ति है कि विभिन्न विषयों के अनुकूल, ध्यान दीजिए, विभिन्न विषयों के अनुकूल भाषा का जो प्रयोग है उसे हम प्रयुक्ति कहते हैं। वैज्ञानिक और वाणिज्य के विषय को जो प्रतिपादन करते हैं उसमें जो भाषा है वो अलग होती, कला में भाषा का प्रयोग अलग होता है और यही जो है वो उसकी प्रयुक्ति कहलाती है। मतलब प्रयुक्ति का सीधा संबंध कथ्य, जो हम कह रहे हैं कथ्य, उसके प्रतिपादन से है कि हमने किस तरह से कहा। तो कथन की बच्चों 4 प्रमुख शैलियां हैं: विवरणात्मक, मूल्यांकन, व्याख्यात्मक और विचारात्मक शैली। अब मैं एक एक करके इन शैलियों पर बात करूंगी। आप ध्यान से सुनेंगे तो जो नाम है उसी में उसका अर्थ छुपा है। विवरणात्मक शैली का मतलब है कि जब हम किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु, कार्यक्रम आदि का यथावत, जैसा का तैसा विवरण प्रस्तुत करते हैं तो वो शैली विवरणात्मक शैली कहलाती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ भी घटना घटी, कोई व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व है, कोई कार्यक्रम है, आयोजन है, उसका यदि हम जैसे का तैसा यथावत विवरण प्रस्तुत करते हैं तो उसे विवरणात्मक शैली कहते हैं। इसके लिए वक्ता को तटस्थ होना होगा, मतलब ना अपने भाव व्यक्त करने हैं, ना किसी किस्म की पक्षपात करनी है, ना किसी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहना है, अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है और इसमें यथावत, मतलब उसमें तथ्यात्मक तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करना है। इसमें वक्ता का स्वयं का कोई राग द्वेष होना नहीं चाहिए, मतलब वक्ता ने जो जैसा देखा, जैसा सुना, उसे वैसे का वैसा विवरण रूप में प्रस्तुत कर दिया। अब हम जब विवरण देते हैं तो 2 तरह से देते हैं। पहला प्रत्यक्ष शैली, दूसरा अप्रत्यक्ष शैली। अब प्रत्यक्ष शैली क्या है? किसी की कही की गई बात को यदि इन्वर्टेड कॉमा में उसी के शब्दों में रख दिया जाए तो वो प्रत्यक्ष शैली है। जैसे कि राम ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा, मैं अन्याय को नहीं सहूँगा, क्लोज। तो ये हो गई प्रत्यक्ष शैली। अप्रत्यक्ष शैली, यदि हम किसी घटना को अपने दृष्टि से प्रस्तुत करें, उस व्यक्ति के ही अनुरूप नहीं, अपनी दृष्टि से, तो वो होगा अप्रत्यक्ष शैली। जैसे कि राम वनवास गए, रावण से युद्ध किया और विजय प्राप्त की, इसमें किसी का कथ्य नहीं है, हम अपने दृष्टिकोण से कह रहे हैं। तो प्रत्यक्ष शैली और अप्रत्यक्ष शैली में से कोई भी आप घटना के अनुसार अपना सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको कुछ विशेषताएं बता दूं विवरणात्मक शैली की। पहली, ये तथ्यपरक होना चाहिए। कितने तारीख को, कितने बजे, कहाँ पर, कौन कौन उपस्थित था, किस स्थान पर घटित हुआ, है ना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तथ्यपरकता होनी चाहिए। दूसरा, बहुत सजा धजा के अलंकारिक संरचनाएं होनी नहीं चाहिए। तीसरा, क्या हुआ, तो कर्मवाचक संरचनाओं की अधिकता होनी चाहिए। चौथा, ऐसे कोई वाक्य या वाक्यांश नहीं होने चाहिए जिसमें वक्ता की प्रतिक्रिया या मनोभाव व्यक्त हो जाए। सामान्यतः जो भी घटित हुआ है वो भूतकाल में हुआ होगा, इसलिए इसमें भूतकाल के क्रिया रूपों का प्रयोग होता है। बच्चों, जो आपने देखा होगा कि जो रिपोर्टर इस्तेमाल करते हैं वो विवरणात्मक शैली होती है, क्योंकि वो घटना को यथावत प्रस्तुत कर देते हैं। आप कोई भी अखबार उठाइए, घटना का लगभग वैसा ही विवरण होता है, तो ये विवरणात्मक शैली है। अब आप विज्ञान के अनुसार विवरण देंगे तो अलग शैली होगी, वाणिज्य के हिसाब से वाणिज्य की भाषा में होगी और कला में कला की भाषा। तो जिस
आप जब परीक्षा में लिखेंगे तो उदाहरण में आप ऐसा लिख सकते हैं कि विज्ञान में जैसे कि अम्ल वर्षा के कारण वायुमंडल में फोटो रासायनिक क्रिया होती है जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, ऐसी कोई बात लिख सकते हैं। वाणिज्य हो तो आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य क्या है, एशियन बैंक का उद्देश्य क्या है, ऐसी कोई भाषा लिख सकते हैं। और कला में आप संस्कृति या कला से या लोक कला से कोई भी एक वाक्य विषय लेकर आप उसमें विवरण दे सकते हैं। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं मूल्यांकन शैली। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जब किसी घटना या व्यक्ति या वस्तु को देखकर, सुनकर हमारे मन में कोई प्रतिक्रिया होती है और उस प्रतिक्रिया में हमारे एक किस्म का मूल्यांकन छुपा होता है, तो वो शैली मूल्यांकन शैली है। जैसे कि कोई घटना हुई, आपको अच्छी लगी होगी, उसमें कुछ कमी लगी होगी, तो आप उसका सिर्फ विवरण नहीं देंगे, आप उसको मूल्यांकन करते हुए विवरण देंगे। और जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो वो व्यक्तिपरक होगा। मतलब कोई चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, कोई नेता जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा हो, कोई साहित्यकार जो मुझे बहुत दूसरे को भी उतना ही अच्छा लगे ज़रूरी नहीं है। कोई पुस्तक हो सकता है कि मेरी दृष्टि से अच्छी नहीं है, कोई फिल्म मेरी दृष्टि से अच्छी, लेकिन वो दूसरे मूल्यांकनकर्ता को अच्छी लग। तो मूल्यांकन परक शैली में व्यक्ति की सोच की भिन्नता के अनुसार मूल्यांकन बदल जाएगा। तो घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि का मूल्यांकन हर व्यक्ति अपने दृष्टि से करता है। हर व्यक्ति की सोच, उसकी दृष्टि, उसके संस्कार, उसकी शिक्षा, उसकी अपनी निजी सोच आदि का उस पर प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि किसी एक घटना, व्यक्ति, वस्तु का मूल्यांकन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से करते हैं और अपनी अपनी राय देते हैं। जैसे विवरणात्मक में हमें राय नहीं देनी थी, इसमें हमें राय अवश्य देनी है। ठीक? तो मूल्यांकन शैली की कुछ विशेषताएं। पहला, इसमें वैयक्तिकता दिखलाई पड़ती है ना। हर व्यक्ति का अपना अप्रोच, अपनी सोच, तो इसमें वैयक्तिकता दिखलाई पड़ती है। दूसरा, तर्क सम्मता स्थापित करने वाले मिश्र वाक्य होते। मतलब मैं क्यों अच्छा कह रही हूँ या क्यों खराब कह रही हूँ, मुझे उसका रीज़न, तर्क देना पड़ेगा, तो ऐसे मिश्र वाक्य होने चाहिए। तीसरा, इसमें क्या है कि कारण कार्य संबंध स्थापित करने वाले वाक्य होते हैं। विधि सूचक वाक्य, निषेध सूचक वाक्य आदि को जोड़कर संरचनाएं बनाई जाती हैं। जैसे कि निष्कर्षतः, मेरा मत है, हमारी धारणा है, परंतु, यदि, मगर आदि आदि का प्रयोग होता है। प्रश्नात्मक वाक्यों का भी प्रयोग हो सकता है कि ये जो कल हुआ क्या आपकी दृष्टि से सही है, या ये जो हुआ क्या ये राष्ट्र हित में है। इस तरह से मूल्यांकन करते हुए हम प्रश्न चिन्ह भी खड़े कर सकते हैं। और जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो कोई चीज़ अच्छी है या खराब है, किसी दूसरे से तुलना करके हमें बताना पड़ेगा कि पलड़ा इसका क्यों भारी है, इसका क्यों कम है। तो जनरली इसमें तुलनात्मक सूचक वाक्यों का भी प्रयोग होता है। इसके भी जब आप उदाहरण देंगे बच्चों, तो विज्ञान की मूल्यांकन शैली, वाणिज्य की मूल्यांकन शैली और कला की मूल्यांकन शैली आपको देना पड़ेगा। जैसे कि जब आप विज्ञान की बात करें तो आप आप जैसे कोरोना काल, कोरोना से पहले और कोरोना बाद का समय, उसमें क्या क्या आवश्यकताएं थीं, क्या क्या नियम बने थे, ये सब आप डाल सकते हैं। वाणिज्य की जब आप बात करें तो विकसित अविकसित राष्ट्रों के मूल्यांकन कर सकते हैं। कला की जब आप बात करें तो किसी दो पुस्तक या दो लेखक या दो आचार्यों की आप तुलना या मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक बच्चों? तीसरा है व्याख्यात्मक शैली। इसका भी नाम से ही पता चलता है, व्याख्या, डिस्क्रिप्शन, है ना। तो व्याख्या का मतलब है कि किसी अस्पष्ट या जटिल विषय वस्तु को समझा कर कहने की विधि। इसमें जो व्याख्या या लेखक होता है किसी एक बिंदु की अपने अनुसार व्याख्या करता है। अपने अनुसार मतलब वो तटस्थ नहीं रह सकता। और ये शैली मूल रूप से जो कहा गया उसे और स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन या व्याख्या करने के लिए होती है। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं बच्चों? पहला, स्पष्टीकरण देते समय एक ही बात को कई तरीके से कहा जाता है, कुल मिला के समझाया जाता है ताकि उसका असर या उसका प्रभाव श्रोता पर पड़े।
इसमें उदाहरण दे देकर हम समझाते हैं, उदाहरण वाले वाक्य होते हैं। और इसमें ऐसा वाक्य नहीं बोल सकते जिसके दो अर्थ निकले, तो सुनिश्चित अर्थ वाले वाक्यों का प्रयोग होता है, क्योंकि हम जिसके सामने व्याख्या कर रहे हैं उसे हमें सरल करके समझाना है, तो सरल वाक्य होते हैं। अधूरे वाक्य, दो अर्थ वाले वाक्य नहीं होने चाहिए। इसको समझाते समय हम किसी भी काल में इसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और इसमें कारण कार्य संबंध के वाक्य का अधिक महत्व होता है, और इसमें व्याख्या के सूत्र एक दूसरे के साथ संबंध हो जाते हैं कि कोई बात कहते हुए एक श्रृंखला बन जाती है और एक बात से दूसरी बात में हम पहुंच जाते हैं। समझाते समय सामान्यतः इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि, मान लिया जाए, अतएव, वरन, है ना, किंतु, परंतु, ये सब का प्रयोग किया जाता है। बात की जब हम व्याख्या करते हैं तो निषेधात्मक पक्ष को भी प्रकट किया जाता है ना, कि ऐसा होगा तो ये, ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा, है ना। न नकारात्मक या निषेधात्मक पक्ष दोनों बिंदुओं को हमको, सकारात्मक और निषेधात्मक दोनों पक्ष को बताना पड़ता है। और जब हम व्याख्या करते हैं तो जिस बात की व्याख्या की जाती है उससे संबंध विषय का व्याख्यान भी दिया जाता है। बच्चों, ज़्यादातर व्याख्या का प्रयोग कब होता है? जब हम कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं। इसीलिए इस पद को व्याख्याता या लेक्चर देने के कारण लेक्चरर कहा जाता है। तो इसका ज़्यादा प्रयोग शिक्षण में ही होता है। इसे भी आप विज्ञान, कला और वाणिज्य के हिसाब से बता देंगे। जैसे कि कला में आप ले सकते हैं कर्म, ज्ञान, योग को समझा सकते हैं, किसी चतुर आश्रम व्यवस्था को समझा सकते हैं, वर्ण, कुछ भी आप एक चीज़ को ले सकते हैं। ऐसे ही विज्ञान में आप किसी मतलब जो थ्योरम है उसको समझा सकते हैं। तो ऐसा आपको करना है। अब है विचारात्मक शैली। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, विचार प्रधान, इसमें विचार का महत्व अधिक है। ये ऐसी शैली है जिसमें किसी एक वस्तु या एक केंद्रीय बिंदु और उसके विभिन्न पक्षों, है ना, एक केंद्रीय बिंदु, उसके विभिन्न आयामों की विचार प्रधान उसमें वक्तव्य दिया जाता है। इस शैली में न तो विवरण दिया जाता है, न मूल्यांकन किया जाता है, न तो व्याख्या दिया जाता है, बल्कि किसी एक बिंदु में विचार करके, चिंतन मनन करके उसके बारे में लिखा कहा जाता है। ठीक, इसमें श्रोता या पाठक को एक ही केंद्रीय बिंदु के इर्द गिर्द सोचना पड़ता है। एक प्रमुख चिंतन और उसके सहयोगी चिंतन, इन पक्षों को लेके उसके चतुर्दिक चारों दिशाओं में सोचकर हमें अभिव्यक्ति देनी होती है। ठीक, जब हम निबंध लिखते हैं बच्चों, है ना, निबंध में हमें एक बिंदु दिया होता है, उस बिंदु के हमको हर पक्ष को सोचना पड़ता है, चिंतन मनन विचार करके उसे लिखना पड़ता है। तो उसमें विचारात्मक शैली का प्रयोग होता है। इसका जो विशेषताएं हैं विचारात्मक शैली की, वो है कि जिस विषय के बारे में विचारात्मक शैली, उसके अनुकूल भाषा का प्रयोग करना होगा। मतलब अगर विज्ञान है तो बहुत यथार्थपरक भाषा होगी, सत्य जो घटित जो है वही होगा। लेकिन अगर कोई कला, संस्कृति, इतिहास आदि का विषय है तो विचार करते करते हम कल्पना को भी स्थान दे सकते हैं, कोई काल्पनिक बात भी कह सकते हैं। ठीक, विज्ञान, वाणिज्य आदि के प्रतिपादन में वक्ता तटस्थ होगा, अपने मन से कुछ भी नहीं कहेगा, नहीं तो पूरे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसमें वस्तुनिष्ठता होगी, जो है सो है। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर H2O जल बनाते हैं, इसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन यदि कला विषय का कोई है विचारात्मक शैली, तो आप अधिक मुखर होकर अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। भाषा की संरचना की दृष्टि से कथ्य को वाचक शब्द या उसके पर्यायवाची शब्द या भाव छाया वाले शब्द आदि का प्रयोग कर सकते हैं। बार बार संज्ञा का प्रयोग न करके सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। और उपवाक्य भी ऐसे होने चाहिए जो मुख्य वाक्य से जुड़े हुए हों। इसमें भी आप विज्ञान में विचार कर सकते हैं कि कोई, मान लीजिए, विज्ञान संबंधी कोई खोज हुई या विज्ञान संबंधी कहीं कोई संगोष्ठी हुई, उसको आप कह सकते हैं। वाणिज्य में भी विचारात्मक कि आज अर्थव्यवस्था किस दृष्टि में है, ऐसा कोई आप कर सकते हैं विचारात्मक। और कला में भी आप
किसी भी साहित्य, संघर्ष, इतिहास किसी भी एक बिंदु पर कर सकते हैं। तो ये 4 शैली हो गई बच्चों। इसमें से प्रश्न आ सकता है या तो कि कथन की शैली क्या है और उसके प्रकार क्या है। दूसरा आ सकता है कि किसी एक शैली के बारे में उदाहरण बताइए, तो आपको उस तरीके से बता देना है। हमें ध्यान कुछ एक लाइन के भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे विवरण शैली कैसी होती है, तो तथ्यपरक होती है। मूल्यांकन शैली में क्या होती है, वैयक्तिकता होती है ना। व्याख्यात्मक शैली में लेखक वक्ता क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, है ना। विचारात्मक शैली में किस बिंदु पर केंद्रित होते हैं, केंद्रीय बिंदु पर, है ना। और विभिन्न विषयों के अनुकूल भाषा के प्रयोग को क्या कहते हैं, प्रयुक्ति। तो इस तरह के कुछ प्रश्न आ सकते हैं। आप सबको परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।